हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर 6 पृथ्वी के स्थल रूप। फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको नोट्स बनाकर पढ़ाया था। अब मैं डायरेक्ट आपको बुक से समझा रही हूँ। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा तरीका पसंद आता है, तो हम उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे आगे। तो देखिए, पृथ्वी के स्थल रूप। तो मैं आपको इन चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट चीज़ बताती जाऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, क्या आपको नोट करना चाहिए। कुछ स्टोरी भी दी हुई होती है, वो सब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो मैं आपको समझाती जाऊंगी और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती जाऊंगी। तो देखिए, क्या है पृथ्वी के स्थल रूप। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है ना, अर्थ, वो हर जगह सेम नहीं है। कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं पहाड़ कहीं नदी है ना, अलग अलग। कहीं पे एकदम समतल मैदान है। तो उसके मतलब कई स्थल रूप मिलते हैं आपको, कई तरीके की वो दिखती है। तो यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है कि अगर 600 मीटर से ऊंची पहाड़ी है तो उसको हम पर्वत कहते हैं। ठीक है, अगर 600 मीटर से ऊंची है और खड़ी ढाल है, अगर खड़ी ढाल है तो हम उसे पर्वत कहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जिस अर्थ पर आप खड़े होते हैं, आपको लगता होगा कि सब कुछ स्थिर है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जहाँ आप खड़े हैं उस पृथ्वी के नीचे भी हलचल हो रही है, लगातार गति हो रही है ना, अर्थ भी तो घूम रही है। तो क्या होता है, गति के कारण जब पृथ्वी के अंदर गति होती है, तो उसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक प्रक्रिया बोलते हैं उसको, इंटरनल प्रोसेस के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है, कहीं धंस जाती है। मतलब जब नीचे गति होती है, तो कहीं पर क्या हुआ, जब दो प्लेट्स होती हैं तो वो टकराती हैं, तो एक प्लेट ऊंची हो जाएगी, एक प्लेट नीचे, तो कहीं पे पर्वत बन गया, है ना, कहीं पर ऐसे समतल मैदान हो गया। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं पृथ्वी के कितने मतलब तरीके के स्थल रूप हैं। देखिए, पर्वत है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पठार है जो फ्लैट होता है ना, और लेकिन ऊंचा उठा हुआ होता है और समतल होता है, उसको हम पठार कहते हैं। झील है जहाँ रुका हुआ पानी होता है कुछ एक स्थान पे। नदी होती है बहती हुई, सहायक नदी होती है। डेल्टा होते हैं, नदी मुहाने होते हैं, है ना, जहाँ नदी जाके समुद्र में मिलती है उसको डेल्टा कहते हैं। वितरिका होती है, प्रायद्वीप होते हैं, चारों तरफ पानी से घिरे हैं, तीनों तरफ प्रायद्वीप बोलेंगे हम उन्हें। इस जैसे हमारा भारत में है ना, दक्षिण भारत को कहते हैं प्रायद्वीप भारत। इस तरीके से स्थल संधि होती है जहाँ दोनों तरफ आप देख सकते हैं जल है और छोटे से स्थल से जुड़े हुए हैं दो स्थल, वो स्थल संधि हो गई। ठीक है, तट है, मैदान है, प्लेन। और जल संधि होती है, द्वीप होते हैं, जहाँ पे दो बड़े जल एक संकरी जगह पर से मिलते हैं, उसको जल संधि कहते हैं। पहाड़ी है, घाटी है, गहराई में पर्वत के बीच की जगह को घाटी कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए पृथ्वी के कितने स्थल रूप हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी है बाह्य प्रक्रिया। देखिए, क्या होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस तो मैंने आपको बताया कि अंदर हलचल होगी जिससे पृथ्वी का कोई भाग अंदर धंस जाएगा, कोई ऊपर उठ जाएगा। एक होती है बाह्य प्रक्रिया, एक्सटर्नल प्रोसेस। इसके कारण क्या होता है, स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया होती है। मतलब इससे क्या होता है, स्थल जो है हमारा, जो मतलब ऊपर की अर्थ है, वो भी लगातार बनती और टूटती रहती है। तो पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन, इरोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो सतह है वो क्या है ना, धीरे धीरे टूटती घिसती रहती है, हवा से, जल से, बर्फ से, है ना। तो क्या होता है कि वो इस अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, सतह जो होती है वो, उसका हास होता है, वो नीची हो जाती है, क्योंकि वो तो टूट रही है तो वो कम ही होगी। तो पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को हम अपरदन कहते हैं। तथा निक्षेपण, इंग्लिश में बोलते हैं डिपोजिशन, की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। निक्षेपण क्या होता है, कोई चीज आके इकट्ठी हो रही है, मान ली मिट्टी आके इकट्ठी हो रही, इकट्ठी हो रही, इकट्ठी हो रही, फिर वो मतलब इकट्ठी होगी, फिर वो कुछ बन जाएगा, तो वो निक्षेपण हो गया। तो एक धीरे धीरे ऊंचाई पर उठता जाएगा पर्वत, है ना। तो अपरदन से क्या होता है, सतह टूट जाती है, और निक्षेपण से इसका दोबारा निर्माण होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है। मतलब ये क्रियाएं किसके कारण, या तो जल के कारण, या वायु के द्वारा, या बर्फ के द्वारा होगी। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई ढाल के आधार पर पर्वत, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। तो हम कैसे कहेंगे कि भैया ये तो सब तो ऊंचा है, तो आप कैसे बताएंगे कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है। तो हम उनकी ऊंचाई के इस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि इतना ऊंचा है तो पठार है, इतना ऊंचा है तो पर्वत है। देखिए फ्रेंड्स, पर्वत क्या होता है, पर्वत जो होता है वो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। मतलब प्राकृतिक रूप से जो पृथ्वी की सतह होती है वो ऊंची हो जाती है। पर्वत का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है। मतलब ऊपर से वो छोटा रहेगा, ठीक है, उसका जो शिखर रहेगा, हेड, और जो नीचे रहेगा वो नीचे से चौड़ा होता है। पर्वत तो सभी ने देखा होगा।
ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है, मतलब ये आपको काफी ऊंचे पर्वत दिखते हैं ना, जैसे हिमालय हो गया। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। आप देखा कि जो क्लाउड होगा वो टच करता है माउंटेन को, है ना। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। जैसे भी आप ऊपर जाते हैं ना वायुमंडल में, तो तापमान गिरता है, इसलिए जब आप पर्वत पे चढ़ते हैं ना, तो अ, आपको जलवायु ठंडी लगेगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, जिन्हें हिमानी कहते हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स होते हैं ना, कि मतलब काफी ऊंचाई पे पर्वत है, तो उन पे बर्फ की नदियां मिलेंगी आपको। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं। आपको लगता है कि क्या जो पर्वत होते हैं, क्या वो सिर्फ हमारी अर्थ की सतह पर होते हैं? नहीं, समुद्र के नीचे भी माउंटेन्स होते हैं। लेकिन इतनी गहराई होती है ना कि हमें लगता नहीं है, लेकिन जो समुद्र के नीचे की सतह है वो भी प्लेन नहीं है, वहां पे भी आपको पर्वत, पठार, घाटी सब मिल सकते हैं समुद्र के नीचे। लेकिन आप उन्हें देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। देखिए, वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ सांस लेने में भी जैसे दिक्कत हो सकती है, काफी ऊंचाई हो तो, है ना, ऑक्सीजन कम हो जाती। तो पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते, क्योंकि वहाँ का लाइफ बहुत टफ होती है। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। जहाँ पे एकदम खड़ी ढाल होगी, वहाँ एग्रीकल्चर मतलब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए कम लोग ही रहते हैं। ज्यादातर जो चारवाह होते हैं वो माउंटेन्स में रहते हैं। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। देखिए, आप साइड में देख रहे हैं भूपर्वतीय और वलित पर्वत। वलित पर्वत देख रहे हैं आप कैसा है? ऐसे गोल सा है, वलित मतलब राउंड सा बना हुआ। तो देख लीजिए, इस तरीके से होता है वलित पर्वत, जैसे हमारा हिमालय साइड में दिया हुआ है, ये है। तो पर्वत अगर देखिए, पर्वत एक रेखा के क्रम में है, तो उन्हें हम श्रृंखला कहते हैं, सीरीज में होते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। वो क्या होते हैं ना, जो पर्वत होते हैं वो मतलब उनकी समानांतर श्रृंखला होगी, मतलब पहले बड़े पर्वत होंगे, फिर उससे थोड़ा छोड़ के फिर पर्वत होंगे, फिर छोड़ के फिर पर्वत होंगे। तो मतलब समानांतर श्रृंखलाएं होती हैं पर्वतों की, मतलब कंटिन्यूस होते हैं माउंटेन्स। ठीक है, लगे लगे, तो जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं, मतलब वो बहुत सारे क्षेत्र पे होते हैं। जैसे आपको पता है हमारा हिमालय बहुत बड़ा है। तो हिमालय, एल्प्स, एंडीज, जैसे हिमालय एशिया में, एल्प्स जो हो गया यूरोप में, और एंडीज साउथ अमेरिका में। मैंने आपको बताया था एंडी सबसे बड़ी विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। कि ये जो है, ये मतलब पर्वत श्रृंखलाओं के उदाहरण है। पर्वतों की ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है, मतलब पर्वत भी जो होते हैं वो अलग अलग आकार में या ऊंचाई में आपको मिलेंगे। देखिए, इसमें दिया है कि आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मोनोकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। मतलब एक पर्वत है वो प्रशांत महासागर में नीचे है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। देखिए, मतलब समुद्र के नीचे भी पर्वत है। जो पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, वलित पर्वत, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, भ्रंशोत पर्वत मतलब ब्लॉक माउंटेन, और ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो देखिए, जो वलित पर्वत होते हैं ना, मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कि इस तरीके से होते हैं वलित पर्वत। ठीक है, तो वलित पर्वत अ, जिनके मतलब सॉरी, हिमालय और एल्प्स वलित पर्वत हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि वलित पर्वत के उदाहरण उदाहरण कौन है, तो आप बोलेंगे हिमालय है या एल्प्स है। एल्प्स आपको यूरोप में मिलता है। ठीक है, जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ और शिखर शंकाकार है, मतलब वो शंख के आकार के टाइप के उनका शिखर होगा, उनकी सतह ऊबड़ खाबड़ होगी। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। देखिए, हमारे भारत में सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला भी है, जिसका नाम है अरावली। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस गई है। मतलब मैंने बताया ना, अपर्दन क्या है, जो सतह टूटती रहती है। तो क्या है, अरावली बहुत पुराना हो गया है, तो वो टूट टूट कर एकदम मतलब काफी घिस गया है, फ्लैट सा होने लगा है। उत्तरी अमेरिका के एप्लेशियन और रूस के मतलब रशिया के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है, ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। देखिए, एप्लेशियन हो गया, यूराल हो गया, ये ना काफी पुराने हो गए हैं, तो ये घिस गए हैं, तो ये आपको गोल से दिखाई देंगे। इसके बाद क्या होता है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है या तथा ऊर्ध्वाकार रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वत मतलब ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। देखिए, क्या होता है ना, आप ये जैसे आपको ये सामने चित्र दिख रहा है, तो जब देखिए कोई भाग ऊपर उठ गया, कोई नीचे चला गया, है ना, तो ब्लॉक पर्वत बन जाता है। मतलब दोनों आसपास के क्षेत्र या तो नीचे धस गए दोनों तरफ के, या बीच का क्षेत्र ऊपर उठ गया, है ना, बीच का, तो उसको कहते हैं, तब ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए भाग को हॉस्ट उत्खंड कहते हैं, नीचे धसे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश या ग्रैबेन कहते हैं। मतलब जो नीचे हो गया वो द्रोणिका, ग्रैबेन, और जो ऊपर उठ गया वो हॉस्ट पर्वत, ब्लॉक मतलब हॉस्ट उत्खंड कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे ब्लॉक पर्वत बनते हैं।
तो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण आपको कहाँ मिलेंगे? यूरोप की राइन घाटी तथा वॉस्जेस पर्वत, इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। तो आप मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना कि ये कौन सा ब्लॉक पर्वत है, ठीक है? तो आप बता सकते हैं यूरोप की राइन घाटी और वॉस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। एटलस, देखिए ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। देखिए आपको पता है जब ज्वालामुखी क्रिया, आपको पता है कि ज्वालामुखी फट जाता है, उससे लावा निकलता है, तो उसके कारण भी पर्वत का निर्माण होता है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। तो ऐसे मतलब पूछ सकते हैं ना, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो किस तरीके के पर्वत का उदाहरण? तो ज्वालामुखी पर्वत का। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, मतलब पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। देखिए पर्वत से कितनी नदियां निकलती हैं हमारे, जो गंगा यमुना वो सब हिमालय से निकलती है ना, सिंधु सारी नदियां, मतलब हिमालय उसके ऊंचाई से निकलती है। तो इसलिए हमें बहुत सी नदियों का स्रोत होते हैं, बहुत सी हिमानी का स्रोत होते हैं, है ना? जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली, मतलब उस पानी का यूज हम कई तरीके से करते हैं, कृषि के लिए करते हैं। पर्वतों में अलग अलग टाइप के हमें जीव जंतु, वनस्पति मिलती है, इनसे हमें ईंधन, आश्रय, गोंद, रेजिन प्राप्त होता है। इसमें घूमने फिरने का भी क्षेत्र होता है। तो जो पर्वत है वो हमारे लिए मतलब बेनिफिशियल होते हैं। तो इसलिए आप देखिए कितना पर्वतों का कटाव भी हो रहा है, इसलिए मतलब ये बताया गया है कि हाँ इनसे हमें काफी फायदा होता है। ये देखिए ज्वालामुखी पर्वत का चित्र दिया हुआ है, ये किस तरीके से है। अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण, देखिए मैग्मा निकल रहा है, ज्वालामुखी राख, भाप और गैस युक्त, देखिए ऊपर बादल बन गए हैं जिससे लावा निकलता है। किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहलाती है, मतलब अगर किनारों से जो चट्टानें निकलती हैं पिघली हुई, उनको हम लावा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं पठार क्या होते हैं। प्लेट्यू, देखिए पठार क्या होते हैं? पठार उठी हुई तथा सपाट भूमि होती है, मतलब जो भूमि अपनी जगह से उठ गई है और मतलब मेज के जैसी सपाट है, मतलब ऊंची तो है लेकिन ऊपर से सपाट मतलब फ्लैट है, तो उसको हम पठार कहते हैं। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ क्षेत्र होता है, ये मतलब अपने आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठ गया है। इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं, मतलब इनके किनारे ज्यादा हो सकते हैं, जिनके ढाल जो है वो खड़े होते हैं। इनमें खड़े ढाल मिलते हैं हमें। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है, मतलब ये कई हजार मीटर तक भी बड़े हो सकते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है, आपको पता है ना। दक्कन का पठार है भारत में, जैसे एग्जाम्पल। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? पश्चिमी पठार है। जो इस तरीके के उदाहरण है, पुराने पठार हैं। तिब्बत का पठार आपको पता है, यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक ऊंची है, मतलब इतना ऊंचा तिब्बत का पठार है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनसे खनिजों की प्रचुरता होती है। तो मैंने आपको बताया था कि पर्वत क्यों उपयोगी होते हैं, तो पठार किस लिए उपयोगी होते हैं? क्योंकि उनमें खनिज मिलते हैं हमें बहुत सारे। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है, मतलब बहुत सारे जो हमारे माइनिंग्स इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ है? पठारी क्षेत्र में है। अफ्रीका का पठार सोना ही और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता होगा अफ्रीका से सोना और हीरे हमें मिलते हैं। भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है, वहां से हमें लोहा, कोयला और मैगजीन के भंडार मिलते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट आता है ना, कहाँ क्या मिलता है। पठारी क्षेत्र बहुत से जलप्रपात होते हैं, या मतलब यहाँ पे आपको वाटरफॉल्स भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। आपको पता है अपनी जगह से ऊंचे उठे होते हैं, तो जब नदी है तो वो यहाँ से ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात, मतलब इस तरीके के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। देखिए जो अगर ज्वालामुखी से बना हुआ पठार है तो उसमें क्या होगा? काली मिट्टी होगी, जैसे हमारे महाराष्ट्र के उसके आसपास आपको ब्लैक सॉइल मिलती है, जहाँ पे आपको पता है कि वो, तो क्या होता है ये जो उपजाऊ होते हैं एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है, मतलब ब्लैक सॉइल होती है ना वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो खेती करने के लिए। तो इस तरीके से पठार का यूज़ क्या होता है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें यहाँ से खनिज मिलते हैं जहाँ पे पठार होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि भारत में छोटा नागपुर पठार में हमें लोहा, कोयला और मैग्नीज के भंडार मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब मैदान क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं? मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, मतलब क्या होगा प्लेन्स, मतलब आप एकदम प्लेन सतह, मतलब मैदान जो होते हैं ये समानता माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल या तरंगित होते हैं, मतलब मैदान प्लेन्स है एकदम सपाट भूमि।
अधिकांश मैदान कैसे बनते हैं? देखिए जो नदियाँ होती हैं ना, उनकी सहायक नदियाँ होती हैं, उनके द्वारा मैदान बनते हैं। देखिए जब नदियाँ पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं, तो उन्हें अपर्दित कर देती हैं। जैसे नदियाँ जब बह रही हैं, तो वो जो जिस पर्वत से बहेंगी उसको काट-काट कर लाती रहेंगी। ये अपर्दित पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर लाती है, मतलब ये जो कट-कट के आए हैं बालू, वो अपने साथ आगे लेकर आती है। इनके साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। देखिए जो घाटी होती है, वहाँ पे जो पर्वतों से कट के समझ लीजिए मिट्टी आई है, तो वो क्या है कि वो उस जगह को भर देगी जहाँ नीचा मतलब गड्ढा टाइप का होगा, उसको भर देगी और एक समतल भाग बना देगी। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। इस तरीके से हमारे प्लेन्स बनते हैं। देखिए जो मैदान, देखिए एक प्लेन जगह पे चलना आसान होगा या पहाड़ पर चलना आसान होगा? तो प्लेन जगह पे चलना आसान होगा ना। यहाँ पे बहुत सारी बालू होती है, तो यहाँ की ये उपजाऊ भी हो जाता है, कृषि के लिए भी अच्छा होता है, परिवहन के लिए भी ये अच्छा होता है, क्योंकि आराम से ट्रांसपोर्ट बन सकता है। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। इसलिए प्लेन्स जो होते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। आपको पता है हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगत्से नदी का मैदान उसके उदाहरण है। मैदान जो होते हैं मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, ये मैंने पता है, यहाँ पे इतना ईज़ी होता है रहना, इसलिए ज़्यादा लोग रहते हैं। क्योंकि मकानों के बनाने और खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जहाँ हमारा गंगा का मैदान है, वहाँ पे आपको पता ही है कि वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना? इस जगह की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो मैदान रहने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, तभी वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। स्थल रूप की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं, मतलब जैसा उन्हें रहना होगा उस तरीके की वो चीजें अपनाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। कभी आप किसी पहाड़ पर चढ़कर देखना, रहकर देखना बहुत मुश्किल होगी, लेकिन आपको मैदानी क्षेत्र में रहना उधर उसके मुकाबले सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में आसान होता है। ठीक है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान, बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। मतलब कभी कभी ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। प्राकृतिक घटनाएं, भूकंप, ज्वालामुखी फूट गया, तूफान आ गया या बाढ़ आ जाती है। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनसे आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीके से जल और स्थल के उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। हम प्राय स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। मतलब अगर आपकी लैंड बहुत उपजाऊ है, मतलब खेती अच्छी होती है, तो वहाँ अगर हम मकान खूब सारे बना लेते हैं, तो हमने एक तरीके से उस क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। तो हमें देखना चाहिए कि कहाँ की ज़मीन किस चीज़ के लिए उपयोगी है, तो हम उसे उसी तरीके से यूज़ करें। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। मतलब हमें पानी मिला है, भगवान ने दिया है साफ पानी पीने के लिए, लेकिन हम उसे इतना गंदा कर देते हैं कि अब हमें ही 10 तरीके की बीमारियां होने लग गई हैं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग उस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है। मतलब अगर ये देखिए इंसान है, अब सिर्फ अपने ही सोचने लगा है, अपने लिए करने लगा है, तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये एनिमल्स के लिए भी है, पृथ्वी सबके लिए है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखें। है ना? ये जो लास्ट लाइन दी होती है ना, ये अपने आंसर राइटिंग्स में हमेशा यूज कर सकते हैं। और जैसे स्वच्छ भारत मिशन इसमें दिया है कि सरकार ने शुरू किया है ना? इधर दिया है कि एक प्रदूषित नदी कितनी गंदी दिख रही है। तो ये जो लास्ट लाइन है वो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं कि हमें अपने संसाधनों का ऐसा यूज़ करना चाहिए कि वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ इतना टफ नहीं था, ईज़ी था। फिर भी एक बार ना कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमें इसमें से निकाल लेने चाहिए। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं और अक्सर देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों का ना बेसिक नहीं अच्छा होता है। तो अब आप दोबारा एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएँगे। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि इनको आप अच्छे से इनके नोट्स बना लीजिए। एंड इसको ना आप इन वीडियोस को आप दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए अगर आपको इन वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है। एंड थैंक यू सो मच।